हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका बीए फाइनल ईयर और बीए बीएड फाइनल ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और आपके सिलेबस के हिसाब से भी। कोल्ड वॉर हमारा पूरा हो चुका था, अब हमारा अगला टॉपिक है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, लेकिन इस बार बीए फाइनल के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, डिटेल इसकी हमें पढ़नी है। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका निर्माण क्यों हुआ? तो हुआ क्या था, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार देखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक, थोड़ा लंबा चला। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ 1914 से 1918 के बीच, तो सभी देश वर्ल्ड वार के बाद इकट्ठे हुए और उन्होंने सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब आगे कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इस उद्देश्य के साथ एक संगठन की स्थापना की, जिसको नाम दिया गया राष्ट्र संघ, यानी कि लीग ऑफ नेशंस का नाम दिया गया। लेकिन राष्ट्र संघ क्या था? एक ढीला ढाला संगठन था और वो सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 39 से लेकर 45 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, उसी समय के बाद 41 से ही प्रयास शुरू हो चुके थे कि राष्ट्रसंघ को समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण किया जाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, राष्ट्रों के द्वारा मिलकर सामूहिक सुरक्षा, सबकी सुरक्षा के लिए सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, ताकि थर्ड वर्ल्ड वार को रोका जा सके, तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए। क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, उसके बाद 45 में जब अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराए थे, तो बहुत बड़ी संख्या में ह्रास हुआ था। छोटे छोटे परमाणु बमों से, अणु बमों से ही इतना बड़ा विनाश हुआ था। अब उसके बाद 45 के बाद धीरे धीरे सभी स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे और राष्ट्र बनने के साथ साथ सबने ही परमाणु सामग्री इकट्ठी कर ली थी, परमाणु बम तैयार कर लिए थे। भारत ने भी परमाणु बम तैयार कर लिए थे, यानी कि सभी देशों ने परमाणु सामग्री एकत्रित कर ली थी। और ये शो हो गया था कि अगर अब तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ह्रास नहीं होगा, पूरी मानव जाति का समूल विनाश हो जाएगा, मानव जाति जड़ से खत्म हो जाएगी। इसलिए तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सके और इसके लिए एकमत हुए, लगभग सभी देशों ने मिलकर एकमत होकर इस संगठन का निर्माण किया। अब वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। तो ये थी यूएनओ की स्थापना क्यों की गई। अब उसके बाद आता है यूएनओ। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका मैनहेटन टापू, न्यूयॉर्क, यूएसए में। अब ये मुख्यालय की भी एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। एक व्यक्ति थे, जॉन डी रॉकफेलर,
जॉन डी रॉकफेलर व्यक्ति थे, कहाँ के, अमेरिका के। उन्होंने जमीन जो है यूएनओ के मुख्यालय के लिए दान के रूप में दी थी। क्या दी थी? दान के रूप में, कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जा रहा है, सबकी सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है, तो आप मेरी जमीन पर बनाइएगा ताकि भला हो सबका। अब उसके बाद स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, यूएसए में। उसके बाद वर्तमान महासचिव हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान महासचिव हैं। वर्तमान सदस्य देश हैं इसके 193। अधिकृत भाषाएं 6 भाषाएं अधिकृत हैं इसमें। आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो 6 हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जनवरी 1942 में ब्रिटेन, जनवरी 1942 को ब्रिटेन, अमेरिका, जितने भी मतलब मित्र राष्ट्र थे उस समय के, ब्रिटेन था, अमेरिका था, फ्रांस था, तो सब राष्ट्रों ने मिलकर, लगभग 26 राष्ट्रों ने मिलकर एक सम्मेलन बुलाया था। कहाँ पर बुलाया था? सैन फ्रांसिस्को में बुलाया था। अब सैन फ्रांसिस्को में इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया गया। ये जो मित्र राष्ट्रों ने एक सम्मेलन बुलाया था प्रतिनिधियों का, उनने एक संगठन का निर्माण करने की सलाह दी और इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब यूएनओ में आपको छोटे क्वेश्चनों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया। जनवरी 1942 में 26 मित्र राष्ट्रों ने एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में ये तय हुआ कि ये जो संगठन हम बना रहे हैं सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से, इस संगठन का नाम होगा संयुक्त राष्ट्र, मिले जुले राष्ट्र। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले आता है कि संस्थापक सदस्य कितने थे। तो इसके संस्थापक सदस्य थे 51। कितने थे? 51। 51वां देश कौन सा था? पोलैंड। 51वां देश था पोलैंड। भारत भी यूएनओ का संस्थापक सदस्य रहा है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने यूएनओ की सदस्यता हासिल की और यूएनओ के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर मुदालियर। प्रोफेसर मुदालियर ये कौन थे? भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर मुदालियर। भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 30 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो भारत भी क्या रहा? संस्थापक सदस्यों में से रहा। अब 193 देश हो गए हैं। अब ये यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद हम 5 नंबर में पूछा जाता है कि यूएनओ के उद्भव के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो वो हमें आपको देखना है। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो सबसे पहले आता है यूएनओ के उद्भव के लिए किए गए प्रयास।
उद्भव के प्रयास। इसको हम भागों में बांटेंगे तो यूएनओ के उद्भव के लिए सबसे पहले एटलांटिक चार्टर आता है। एटलांटिक चार्टर 8 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1941 को एटलांटिक चार्टर पर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ब्रिटेन के उस समय थे चर्चिल, ये थे यूएसए के और प्लस यूके। 8 अगस्त 1941 को एटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट और चर्चिल ने हस्ताक्षर किए। इसमें निर्णय ले लिया गया था, अब इसमें सहमति क्या हुई थी कि सभी उपनिवेशिक राष्ट्रों को, उपनिवेशिक जो भी मतलब किसी देश के उपनिवेश थे, जो भी छोटे देश नवोदित राष्ट्र जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हुए थे छोटे छोटे, उस समय के जो उपनिवेश बड़े देशों के बने हुए थे, इसमें यह तय हुआ कि सभी उपनिवेशिक राष्ट्रों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एटलांटिक चार्टर 8 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। किसने किए? यूएसए के, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने। तय क्या हुआ कि सभी औपनिवेशिक राष्ट्रों को यहाँ पर स्वतंत्रता दे दी जाएगी। अब उसके बाद जनवरी 1942 में, जनवरी 1942 में, सन भी लिख दोगे तो भी सही है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को 2 बार होता है, एक बार 45 में होगा और एक बार 42 वाला। जनवरी 1942 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ और इस राष्ट्र में 26 राष्ट्रों ने मिलकर भाग लिया था और मिलकर धुरी राष्ट्रों का मुकाबला करने का निर्णय लिया गया था। कितने देशों ने भाग लिया? 26 मित्र राष्ट्रों ने, 26 मित्र राष्ट्रों ने, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, यूके सभी शामिल थे। 26 मित्र राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया और क्या कहा कि सभी राष्ट्र मिलकर धुरी राष्ट्रों का मुकाबला करेंगे। धुरी राष्ट्रों का मुकाबला, सभी राष्ट्र मिलकर धुरी राष्ट्रों का मुकाबला करेंगे। धुरी राष्ट्र कौन थे उस समय? जापान था, जर्मनी थे, इटली थे। जापान, जर्मनी, इटली, ठीक है। सभी राष्ट्र मिलकर इनका निर्माण करेंगे। अब ये मित्र राष्ट्र जो थे, ये मित्र संघ जो था, यही आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र के नाम से संबोधित किया गया। ये मित्र संघ ही आगे चलकर, जितने भी 26 राष्ट्र इसमें शामिल थे, बाद में संख्या इनके साथ जुड़ती गई और ये मित्र राष्ट्रों का संघ ही आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाया। तो ये भी आपको दूसरा प्रयास था, याद रखना है। फिर उसके बाद है डम्बार्ट ओक्स सम्मेलन, 21 अगस्त 1944। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 21 अगस्त 1944। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 21 अगस्त 1944। इस सम्मेलन में यूएनओ के 6 अंगों की संरचना और कार्य प्रणाली पर सहमति बनी। यूएनओ के कितने अंग होंगे और उनको संरचना किस प्रकार होगी? 6 अंगों की संरचना और कार्य प्रणाली व
कार्य प्रणाली पर सहमति बनी। अब तय हो गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाना है, तो 1944 में जितने भी मित्र राष्ट्र थे और उनके साथ एक दो राष्ट्र उस समय तक और जुड़ चुके थे, उन सब ने मिलकर तय किया गया कि यूएनओ के कितने अंग होंगे और उन अंगों की संरचना कैसे होगी, उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार होगी। तो ये सब कब तय हुआ? डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन में तय हुआ। लेकिन सुरक्षा परिषद में मतदान को लेकर सहमति नहीं बन पाई। सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी पर मतदान पर सहमति नहीं बन पाई। ये था डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन, तीसरा प्रयास था। अब उसके बाद आता है याल्टा सम्मेलन। यहां से यहां पे कर देते हैं याल्टा सम्मेलन। ये कब हुआ? याल्टा सम्मेलन 5 मार्च 1945 को हुआ। 5 मार्च 1945 को हुआ। इसमें क्या हुआ? याल्टा सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली को लेकर सहमति बनी। मतदान प्रणाली को पर सहमति, मतदान प्रणाली पर सहमति बनी कि जो P5 थे, जो 5 स्थायी सदस्य थे, वो वीटो का प्रयोग करेंगे। अब 5 स्थायी सदस्य सबको पता है, फिर भी बता देते हैं कौन कौन से थे। यूके, यूएसए, अमेरिका, यूएसएसआर, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य, इनको P5 कहा जाता है, यानी कि 5 पावर। अब वीटो का मतलब क्या होता है? तो वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार यानी कि मैं मना करता हूं। अब आपने कोल्ड वार पढ़ा था, तो कोल्ड वार में क्या था कि बार बार वीटो का प्रयोग होता था। उस समय यूएनओ जो था वो सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाया। कारण क्या था कि कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ, दो ऐसे देश थे, दोनों ही क्या थे? स्थायी सदस्य थे। किसके? यूएनओ के। और बार बार उनके पास वीटो थी, तो एक दूसरे के विरुद्ध वो वीटो का प्रयोग करते रहते थे। जैसे अमेरिका ने कोई प्रस्ताव लिया तो सोवियत संघ अपनी वीटो का प्रयोग करके उसको खारिज करवा देता था। यूएसएसआर कुछ लाता है तो अमेरिका उसके विरुद्ध वीटो का प्रयोग कर लेता था। तो वीटो क्या था? निषेधाधिकार, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होनी अनिवार्य होती है। तो ये कब लाया गया? याल्टा सम्मेलन में लाया गया। अब उसके बाद इसी में ये भी तय हो गया था कि डबल वीटो भी दी जाएगी। अब डबल वीटो क्या थी? वीटो तो मैं मना करता हूं, डबल वीटो क्या थी? इसका अर्थ था कि 5 स्थायी सदस्यों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यवाही रोकने का अधिकार है। इसके अलावा यदि ये प्रश्न पैदा हो जाए कि कौन सा मुद्दा अति महत्वपूर्ण है, कि कौन सा मुद्दा अति महत्वपूर्ण है और कौन सा सामान्य है, तो भी उन्हें वीटो करने का अधिकार है। 5 स्थायी सदस्यों को अगर ये पता लग जाए कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है और कौन सा सामान्य है, तो भी उनको वीटो का अधिकार दिया जाएगा। डबल वीटो हो गई। एक तो कौन सी कि वीटो तो थी कि कार्यवाही रोकने का अधिकार, कार्यवाही रोकने का अधिकार, और दूसरी क्या थी कि कौन सा मुद्दा
इंपॉर्टेंट है और कौन सा सामान्य। ये चीज भी कौन डिसाइड करेगा? यही पांचों स्थायी सदस्य डिसाइड करेंगे और उनके ऊपर भी उनको वीटो का अधिकार होगा। अब एक बार फिर से पांचवा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन यहाँ पर होगा। पांचवा हो गया, चार ये हो गए, पांचवा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन एक बार कब 42 में हो गया था और दूसरा कब हुआ है? 1945 में, 1945 में हुआ। इस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और 111 अनुच्छेद, इसमें यूएनओ के चार्टर पर जितने भी सदस्य देश थे उन्हें हस्ताक्षर किए और एक प्रस्तावना प्लस 111 अनुच्छेद यूएनओ के तय हो गए। किसमें? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए और एक प्रस्तावना और 111 अनुच्छेदों पर सहमति बनी और ये निश्चित कर दिए गए, तय कर दिए गए। यहाँ तक ये 5 प्रयास आपके आते हैं और पांचों ही प्रयास बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अटलांटिक चार्टर क्या था, कब आया, किसने साइन किए, क्या इसमें सहमति बनी? सैन फ्रांसिस्को 2 बार आया है। 1942 में 26 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया? धुरी राष्ट्रों के खिलाफ मुकाबला करने का निर्णय लिया। फिर तीसरा डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को आया, 6 अंगों की संरचना पर सहमति बनी। फिर उसके बाद आता है कौन सा? याल्टा सम्मेलन 5 मार्च 1945 को। इस पे क्या हुआ? मतदान प्रणाली पर सहमति बनी और वीटो और डबल वीटो के मायने तय हुए। फिर उसके बाद 5वां सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अंतिम रूप से पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, प्रस्तावना तय हो गई और 111 अनुच्छेद यहाँ पर तय हो जाते हैं। और उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। संस्थापक सदस्य उस समय 51 थे। 51वां सदस्य कौन था? पोलैंड था। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। 51वां सदस्य था पोलैंड। अब उसके बाद ये यहाँ पे अब भारत कब सदस्य बना? 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी यूएनओ का सदस्य बन गया और भारत की ओर से साइन किसने किए यूएनओ पर? प्रोफेसर मुदालियर ने किए। अब 190वां सदस्य, अंतिम जो सदस्य हुए हैं उनकी डेट देख लो। 190वां सदस्य कौन बना था? स्विस बना था 10 सितंबर 2002 को। 10 सितंबर 2002 को स्विस 190वां सदस्य बना था। 191वां बना था पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर 100 ये बना था 29 सितंबर 2002 को। 29 सितंबर 2002 को। 192वां बना था मोंटेनग्रो। मोंटेनग्रो 28 जून 2006 को। 28 जून 2006 को। और 193वां बना था दक्षिणी सूडान। 193वां सदस्य था दक्षिणी सूडान 14 जुलाई 2011 को। अंतिम जो देश अभी तक जुड़ा है वो है 14 जुलाई 2011 को। अब 2011 के बाद किसी भी देश ने अभी तक सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो अभी तक टोटल 193 सदस्य देश इसके हो चुके हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आता है कि यूएनओ की सदस्यता कैसे ग्रहण की जाए। यूएनओ की सदस्यता ग्रहण
कैसे करेंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो यूएनओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद का, महासभा प्लस सुरक्षा परिषद का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत। महासभा और सुरक्षा परिषद का 2/3 बहुमत आवश्यक है और सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। इसमें 2/3 जो होंगे उसमें 5 जो स्थायी सदस्य हैं P5 उनकी सहमति अनिवार्य आवश्यक है। अब सुरक्षा परिषद का 2/3 यानी कि 15 हो गए टोटल। 10 तो अस्थायी सदस्य हैं और 5 कितने हैं स्थायी, तो 15 का 2/3। महासभा के भी टोटल मेंबर उतने ही हैं जो यूएनओ के हैं यानी कि 193। तो 193 का 2/3 निकालेंगे हम और जो टोटल सदस्य होंगे उनकी स्वीकृति आवश्यक है मेंबरशिप लेने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद सदस्यों का निष्कासन के लिए भी सेम प्रोसेस है, वही महासभा का 2/3, सुरक्षा परिषद का 2/3 बहुमत और 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अभी तक निष्कासन की कार्यवाही केवल 2 देशों पे की गई है, यूगोस्लाविया प्लस कंबोडिया। निष्कासन मतलब किसी भी देश की सदस्यता समाप्त करना। तो यूगोस्लाविया को 1992 में निष्कासित किया गया था और 2002 में इसको दोबारा सदस्यता दे दी गई। ठीक है। यूगोस्लाविया को 1992 में निष्कासित किया गया और 2000 में दोबारा सदस्यता दे दी गई थी। कंबोडिया को 60 के दशक में निष्कासित किया गया था और 1998 में इसको दोबारा सदस्यता दे दी गई थी। तो ये 2 देश थे जिन पर अभी तक कार्यवाही हुई है निष्कासन की। एक चीज और है कि ताइवान यूएनओ का सदस्य राष्ट्र नहीं है। ताइवान यूएनओ का सदस्य राष्ट्र नहीं है। अब 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं, कौन से हैं? फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी, ये क्या है? 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं जो यूएनओ के, मतलब पर्यवेक्षक से आप समझ सकते हो कि यूएनओ के जो सदस्य देश हैं वो यूएनओ की जो मीटिंग्स होंगी उनमें भाग तो लेंगे, पर्यवेक्षक राष्ट्र भी भाग तो लेंगे, लेकिन उनकी कार्यवाही में या वोट डालने में उनका कहीं कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है। तो उनको कहेंगे पर्यवेक्षक राष्ट्र। 2 कौन कौन से हैं? फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। और ताइवान यूएनओ का सदस्य राष्ट्र आज भी नहीं है। तो ये भी छोटी छोटी 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान महासचिव जो है 1 जनवरी 2017 से एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। अब अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी है, अरबी है, फ्रांसीसी है, स्पेनिश है। अंग्रेजी, अरबी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, रूसी और चीनी। ये भाषाएं हैं, लेकिन अधिकतर काम जो है अंग्रेजी प्लस फ्रेंच, इन 2 भाषाओं में ही ज्यादातर कार्य होता है। अरबी भाषा यूएनओ की 6ठी भाषा है जिसे यूएनओ की महासभा में 1973 में अरबी को 6ठी भाषा कहते हैं, जिसे यूएनओ की महासभा ने 1973 में अपनी अधिकृत भाषा बनाया था।
जबकि सुरक्षा परिषद ने 1982 में इसको, महासभा ने तो कितने 73 में, और यूएनएससी ने 1983 में अपनी अधिकृत भाषा इसको बनाया। तो अभी टोटल कितनी 6 भाषाएं हैं 1982 में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आपके यूएनओ के उद्देश्य आ जाते हैं। एक और चीज है, यूएनओ की सदस्यता परित्याग करने का क्या प्रोसेस है। तो सदस्यता का परित्याग कोई भी राष्ट्र अपनी इच्छा से कर सकता है। कोई भी राष्ट्र स्वेच्छा से अपनी सदस्यता की, यूएनओ का सदस्य मुझे अब नहीं रहना है, तो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है। यूएनओ के इतिहास में सदस्यता छोड़ने की केवल एक बार घटना हुई है 1965 में। किस देश ने? इंडोनेशिया ने। परंतु एक साल के बाद ही 1965 में इंडोनेशिया ने अपनी इच्छा से सदस्यता का परित्याग कर दिया था, लेकिन एक साल के बाद ही उसने दोबारा सदस्यता ग्रहण कर ली। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद यूएनओ के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यूएनओ के उद्देश्य और यूएनओ के अंगों का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।